यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की कोशिश है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर असर पड़ेगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या हिंदुओं पर भी कोई असर है? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या जो दक्षिण भारत में परिवार में शादियां होती हैं वो प्रथा खत्म हो जाएगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या जो आदिवासी समाज में एक से ज्यादा पत्नी रखने की प्रथा है या अधिकार है वो खत्म हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से क्या दूसरे धर्मों में शादी करने वाले जो स्पेशल मैरिज एक्ट हैं वो भी खत्म हो जाएंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से वो जो अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट है क्या वो खत्म हो जाएगा? बीते कुछ दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं और हो भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े वादे किए थे अपने शुरुआत आगाज के साथ, जिसमें एक था राम मंदिर जो वो दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए पूरा कर दिया। दूसरा था कश्मीर से 370 हटाना जिसको उन्होंने कर दिखा दिया। और तीसरे को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत दिन दूर नहीं है जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा जो शिकायतें हैं वो मुस्लिम समाज को है। वो ये कहता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात तो मानेंगे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई सारे सवाल हमारे मन में हैं, तो आज उन सवालों के जवाब हम अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है? तो अगर आपको यह समझना है तो आपको प्रधानमंत्री मोदी का हाल फिलहाल का जो बयान है वो सुनना पड़ेगा, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक ही परिवार के 2 लोगों के लिए अलग अलग तरह के नियम नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि ऐसी दोहरी व्यवस्था से आखिर घर कैसे चलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार डंडा मारता है। वो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आप लाइए, लागू कीजिए, लेकिन वोट बैंक के भूखे लोग जो हैं वो इसमें अड़ंगा लगाते रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को हम लाएंगे और बीजेपी सबके साथ सबके विकास की भावना से काम कर रही है। ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है जब मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और यहीं से चर्चा तेज हो गई कि क्या बीजेपी का अगला जो बड़ा एजेंडा है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 2024 के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में इसका कितना असर होगा, इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। क्या यह मुसलमानों को उकसाने वाला मसला है, यह भी हम आप पर छोड़ते हैं। क्या यह देश में सबको बराबर करने का एक बड़ा मसला है, मौका है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन अगर आपको यह समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, और यह बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाने वाले हैं। तो किसी भी देश में दरअसल 2 तरह के कानून होते हैं, एक होता है क्रिमिनल कानून और दूसरा होता है सिविल कानून। और यही जो आमतौर पर कानून है वो लगभग हर देश में पाए। अब क्रिमिनल कानून जो है उसमें आप चोरी, मारपिटाई, लूट, डकैती, हत्या या जितने भी आरोप हैं, प्रत्यारोप हैं, उनको लेकर आते हैं। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो इंडिया में क्रिमिनल लॉ जो है वो सबके लिए है। मसलन अगर एक गुनाह मुसलमान करता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो एक हिंदू को मिलेगी या एक सिख को मिलेगी, पारसी को मिलेगी, जैन को मिलेगी। यानी कि हमारे देश में जो क्रिमिनल लॉ है वो सभी के लिए एक है। और कई बार कहा था कि संविधान मतलब एक संविधान, लेकिन हमारे यहां सिविल कानून जो है वो अलग अलग है। मतलब क्रिमिनल में तो सब एक बराबर हैं, लेकिन जब आप सिविल में आते हैं तो यहां पर कानून अलग हो जाते हैं। सिविल में शादी ब्याह के बाद संपत्ति से जुड़ा जो मामला है वो सिविल में आता है। अब भारत में अलग अलग धर्मों में शादी, परिवार, संपत्ति को लेकर अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, और यही वजह है कि कुछ पर्सनल लॉ जो हैं वो भी इसे कहते हैं। जैसे मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुसलमानों का अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड है और उनका शादी और संपत्ति का बंटवारा जो है वो पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है। हिंदुओं की बात की जाए तो हिंदुओं को हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके तहत होता है। ईसाई और सिखों के लिए भी उनका अलग एक पर्सनल लॉ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए कहा जा रहा है कि जो ये पर्सनल लॉ है इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जाएगी कि जैसे क्रिमिनल में सबके लिए कानून है वैसे ही एक कानून यहां बन जाए। यानी भारत में जो रहता है उसके लिए शादी ब्याह से लेकर सजा तक का हर किस्म का एक का। इसका मतलब यह कि भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, मजहब, पंथ का है, किसी भी जाति का है, सबको लेकर एक नियम कायदा कानून है। किसी को अलग से कोई कानून नहीं मिलेगा। मसलन जो शुभांकर के लिए है वही रिजवान के लिए होगा, आमिर के लिए होगा, वही गुरविंदर के लिए होगा, वही जोसेफ साहब के लिए भी हो जाएगा। ये कहानी है। अब फिलहाल अंतर क्या है? जैसे मुसलमानों की अगर बात की जाए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुस्लिम पुरुष जो हैं वो 4 शादी करने की इजाजत रखते हैं।
हालांकि मुस्लिम समाज की तरफ से तमाम लोग कहते हैं कि अब 4 शादियां कोई नहीं करता, लेकिन उन्हें इजाजत है इस बात की, ये कहा जाता है इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। अगर वो करते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं होगा, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी कि उन्होंने 4 शादियां क्यों कर ली। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर आप शादी कर लेते हैं अपनी पत्नी के रहते दूसरी शादी बिना डिवोर्स दिए, तो इस कानून के तहत आप पर सजा हो सकती है। ये कानून अपराध है, इसके लिए कानून रहेगा। और अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है उसके जरिए अगर वो लागू होता है तो हिंदू हो या मुसलमान हो सबके लिए एक नियम कायदा कानून होगा, यानी सबके शादी का एक ही पैमाना होगा, जो हिंदू के लिए और मुसलमान के लिए। अब बहुत लंबे समय से देश में एक बड़ा वर्ग है जो बार बार कह रहा है कि इसे लागू कर दिया जाए। इसके अलावा 14 जून को 22वें लॉ कमीशन की तरफ से भी यूसीसी पर विचार विमर्श की प्रक्रिया को शुरू किया गया और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसको कॉन्टेक्स्ट में लिया गया और यह कहा गया कि इसकी जरूरत है, कोर्ट कह रही है, बस लोग वोट बैंक के लिए। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो मुस्लिम्स को जो ये अलग से शादी का या जो अगली जनरेशन को संपत्ति देने का अधिकार है, ये पूरी तरह से उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से खत्म हो जाएगा और ये भी समान तरीके से हो जाएगा जैसा बाकी देशों सभी लोगों के लिए। उसको क्या नाम दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा शायद, तो हिंदू मैरिज एक्ट, इन तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सब एक हो जाएंगे। अब मुसलमानों का सबको पता है, 4 शादी की बात हो, संपत्ति ट्रांसफर की बात हो, शादी करने के तरीकों की बात हो, ये तमाम चीजें एक पैमाने पर आ जाएंगे। लेकिन हिंदुओं में जो आदिवासी समुदाय है उसे भी एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी जाती है, तो क्या उस पर यह लागू हो जाएगा? तो आपको बता दें कि अनुसूचित जनजातियां यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं, एसटी, उन समूहों की सरकारी लिस्ट जो आमतौर पर मुख्य समाज से अलग रहते हैं उनकी होती है और माना था कि अक्सर इनका अलग समाज होता है। कई बार देखा था कि रीति रिवाज अलग होते हैं, पहाड़ों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, इनका अपना एक अलग अंदाज होता है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो इनको एक प्रिविलेज मिलता था, एक पुरुष एक से अधिक महिलाओं से शादी या फिर एक महिला की एक से अधिक पुरुषों से शादी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इनसे भी ये हक छीन लिया जाएगा। और ये भी नाराज हैं, कहा जा रहा है कि 2016 में ही रीति रिवाजों और अपनी प्राथमिकताओं, अपनी कल्चर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। खासतौर पर पूर्वोत्तर में ऐसे ट्राइब्स बहुत ज्यादा हैं और वहां पर यह माना जा सकता है कि जब यूसीसी को लागू किया जाएगा तो उसका बड़े पैमाने पर वहां पर विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि पूर्वोत्तर में जितने राज्य हैं सभी जगह पर सभी आदिवासी समुदाय के लोग जो हैं वो एक सारा पत्नियां रखते हैं, लेकिन कई जगह पर उनको ये छूट है। लेकिन एसटी आबादी जो है वो ज्यादा कहां पर है आदिवासी समुदाय को लेकर, तो आप सिक्किम की बात करेंगे 33% है, आप मेघालय की बात करेंगे तो वहां तो 86% इनकी आबादी है, वहां बड़े पैमाने पर विरोध होगा। अरुणाचल में 68% है, मणिपुर में 40% है, नागालैंड में 86.5% उनकी आबादी है, त्रिपुरा में 31% है, मिजोरम की बात करेंगे तो 94% के अराउंड है, छत्तीसगढ़ में बात करेंगे 30% है, दादरा नगर हवेली में 52% है और लक्षद्वीप में तकरीबन 54% है। तो पूर्वोत्तर में इनकी आबादी बहुत ज्यादा है और ये मानकर चलिए कि वहां पर विरोध जो है वो ज्यादा हो जाएगा। हालांकि एक सवाल ये भी आता है कि शहरों में जो लिव इन कल्चर है उसमें व्यवहारिक तौर पर आप कैसे रोकेंगे, क्योंकि लिव इन कल्चर तो हमने देखा है। एक सवाल और आता है कि दक्षिण भारत में जो हिंदू परिवार है जहां रिश्तेदारों में शादियां आपस में जाती हैं, क्या वो बंद हो जाएगी? क्योंकि वहां पर भी कई बार ये आरोप लगते हैं कि उनका भी एक अपना कल्चर है और कजिन्स के साथ शादियां हो जाती हैं। जैसे बिहार में मनाता है कि अभी 3.2% लोग हैं जो कजिन्स शादी करते हैं, सर्वे में रिपोर्ट आई थी। तमिलनाडु में 26% लोग ऐसे हैं जो कजिन्स में ही शादी करवा देते हैं। इसके अलावा सरकारी आंकड़ों में तमिलनाडु में 10.5% लोग ऐसे हैं जो पिता की साइड के कजिन से और 13% मम्मी की साइड के कजिन से और 3.5% महिलाएं अंकल की साइड से कजिन से वहां से शादियां कर लेते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि जो मुस्लिमों में कजिन से शादियां होती थी वो कजिन से शादियां नहीं कर पाएंगे और उसी तरह दक्षिण भारत में जो हिंदू परिवार भी अपने कजिन में शादियां करते थे वो कजिन वाली शादी जो है वो कैंसिल हो जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुख्यतः 5 चीजों के इर्द गिर्द रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले शादी की जो मिनिमम एज है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, एक्स्ट्रा जो जितने भी रिलीजन्स हैं सभी रिलीजन्स को लेकर एक हो जाएगी। यानी अगर हिंदुओं में वो 18 साल है तो मुस्लिम भी 18 साल होगा, जैन में 18 साल, पारसी, बौद्ध हर जगह 18 साल हो जाएगा। दूसरा है शादी के बाद विमेन के जो राइट्स होते हैं, मतलब महिला को क्या क्या अधिकार है, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, बाकी चीजों का हो, वो सबको लेकर एक समान होगा। ऐसा नहीं हो कि इस धर्म को लेकर अलग है, इस धर्म को लेकर अलग है।
तीसरा, तलाक की जो प्रक्रिया है, यानी अलग सेपरेशन होने की जो तरीके हैं वो अभी क्योंकि मुसलमानों में अलग है, मेहर देनी पड़ती है, हिंदुओं में अलग तरीका है, कोर्ट कचहरी, वो सारा एक तरीके का हो जाएगा, सबके लिए समान है। इसके अलावा पोस्ट डिवोर्स जो महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार है वो भी एक मान लिया जाएगा, तो ये भी एक वो है। और इसके अलावा बच्चे के गोद लेने का अधिकार जो है वो भी एक मान लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये काफी ज्यादा अलग हो जाएगा। हिंदुओं में शादियों के लिए संसद से 1956 में कानून बना दिया गया था और उसमें माना गया था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो यही पैमाना जो है माना जा रहा है मिलता जुलता सभी के लिए। एक सवाल, एक डर लोगों के मन में यह भी है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से दूसरे धर्मों में जो शादी की जाती है, स्पेशल मैरिज एक्ट, वो बदल जाएगा? क्योंकि ये माना जाता है कि 1954 में एक सिविल मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज के लिए कानून बना है और कुछ शर्तों के साथ आप दूसरे रिलीजन में शादी कर सकते हैं, यानी दो अलग अलग धर्मों जातियों के लोगों को शादी रजिस्टर्ड कराने मान्यता देने के लिए यह बनाया गया है। इसमें शादी जो होती है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए धार्मिक आयोजन, संस्कार या समारोह कराने की फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भी बंद हो जाएगा? बहुत सारे लोगों की तरफ से बात की गई है, लेकिन जो मोटी मोटी बात निकल कर आ रही है वो ये कि ये बंद नहीं होगा, क्योंकि अब तक जहां पर हो रहा है वहां पर पर्सनल लॉ या फिर धार्मिक आधार पर ऐसी शादियां हो रही हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इक्वेलिटी की बात कर रहा है। तो ऐसे में इक्वेलिटी में जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो खत्म नहीं होगा। एक कहानी और आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट को लेकर, जो स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं जब आप ज्वाइंट फैमिलियां होती हैं, एक ही घर में एक छत रहने, खाना पीना सब कुछ, तो वहां पर कहा जाता है HUF, यूनाइटेड अनडिवाइडेड फैमिली, तो उनको लेकर कहा जा रहा है कि कुछ टैक्स में छूट मिलती है। शायद ऐसा हो सकता है कि वो अनडिवाइडेड जो एक्ट है अब तक उसमें, क्योंकि हिंदुओं को प्रिविलेज मिलता है, तो शायद उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये मामला जो है काफी सेंसिटिव है और अब इस मामले को लेकर सियासत जो है बड़े पैमाने पर है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं, क्या देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है? क्या ये सही समय है? इसका क्या असर